नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सत्युगा में मैं पायल शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ। पीछे हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें 7 पार्ट्स थे, 7 सीरीज़ थी, एजुकेशनल सीरीज़। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप ऑब्जर्व करिए, अपने जीवन को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। क्या ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके किसी भी एक्शन में, किसी भी कार्य में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके साथ पीछे पीछे होती है ना? ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे क्या इमोशंस हैं आपकी जो हमेशा हर कार्य में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आपके साथ साथ होते हैं। तो हम जैसे समझते हैं इस पार्ट को, तो 2 प्रकार के इमोशंस हैं। लास्ट टाइम भी हमने समझा था, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस, लव बेस्ड इमोशंस और फियर बेस्ड इमोशंस। लव बेस्ड इमोशंस आपके जीवन में उन खुशियों का कारण है जो आज आप महसूस करते हैं, पर फियर बेस्ड इमोशंस आपके जीवन की उन तकलीफ़ों का जिम्मेदार हैं जो आपके जीवन में आज आप महसूस करते हैं। यानी कि आपकी रियलिटी आपके इमोशंस ने क्रिएट की है, ऐसा कहा जा सकता है। इसमें कोई नकारात्मक भाव या नकारात्मकता नहीं है कि हाँ, आपका जीवन आपके इमोशंस ने ही क्रिएट किया है, चाहे अच्छा जीवन, चाहे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे समझेंगे कि आपके इमोशंस कैसे क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले अगर इमोशंस को हमने समझा, जब हम वाइब्रेशन के हमने चार्ट को समझा था, तो वाइब्रेशंस के चार्ट में शेम, गिल्ट, फियर और एंगर 4 इमोशंस सबसे लोअर थे, है ना। शेम 20 हर्ट्ज पे और रोटेट होता है, यानी कि वाइब्रेट होता है। यानी कि जब आप शेमफुल फील करते हैं तो आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज पे वाइब्रेट होती है। तो ये सबसे लोअर इमोशन है, शेम, फियर, एंगर या गिल्ट, या फिर हाँ आप समझेंगे और भी कोई आपके नेगेटिव इमोशंस हों। तो आज इन इमोशंस के कारणों को जानेंगे। ये सवाल तो अभी आपने कभी भी अपने आप से पहले किया नहीं होगा कि हम शेम फील करते हैं या हम डरते हैं, तो क्यों डरते हैं? कभी अपने आप से ये सवाल नहीं किया होगा। कभी अपने आप से ये नहीं पूछा होगा कि हम कहीं पे शेम फील करते हैं, क्यों फील करते हैं, इसके पीछे के कारण क्या है ना। कभी इन चीज़ों पे हमने सवाल नहीं उठाया है, बस हम फील करते जाते हैं, उसी हिसाब से चलते जाते हैं। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले आपके करंट लाइफ के, करंट एक्शन के पीछे के इमोशंस को पहचानना ज़रूरी है। जैसे आपने भगवान की पूजा कर ली, आप मंदिर में गए, तो क्या आप प्रेम भाव से जाते हैं या उसके पीछे डर होता है? आपने अपने परिवार में अपनी किसी बात को आपको रखना है, तो क्या वो प्रेम भाव से रख पाते हैं या डर से आप रखते हैं? अगर आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया या आर्ग्यू कर ली, तो क्या प्रेम भाव से होता है या डर से होता है? हर जगह समझिएगा, या तो शेम होगा, गिल्ट होगा या फियर होगा। मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस, मोस्ट ऑफ द लाइफ हम ऐसे ही फियरफुल स्टेट में एक्शन लेते हैं, फियरफुल स्टेट में एक्शन लेते हैं। अगर समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि चलते चलते आप गिर जाओ, तो गिरते समय आपको सबसे पहले क्या फील होगा? जब आप गिरोगे तो सबसे पहले क्या महसूस करोगे कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं, मैं कैसी दिखूंगी, या लोग क्या जज करेंगे? क्या महसूस होता है आपको? क्या आप हंसते हंसते खड़े होते हैं या फिर सहमे हुए से खड़े हो जाते हैं, आजू बाजू देख लेते हैं कि क्या किसी ने आपको देखा तो नहीं? कभी आप किसी पार्टी में जाने वाले हो और उस दिन आप अपना कबर्ड, वार्डरोब खोल के अपने लिए ड्रेस चूज करते हैं, तो ऑब्जर्व करिएगा, जब ड्रेस चूज करते हैं तो क्या थॉट्स आते हैं? कैसे कपड़े पहनूं? क्या आप अपने मन से कपड़े पहनते हैं या लोगों की नज़र से आप कपड़े पहनते हैं? अगर इन सवालों का जवाब अगर आपको पॉजिटिव मिल जाए कि हाँ मैं तो अपने मन से ही पहनती हूँ, बहुत ऑथेंटिकली आपको ऑब्जर्व करना है, हाँ मैं तो अपने मन से ही पहनती हूँ, कपड़े चूज करती हूँ, या मैं अपने मन से ही, अपने ढंग से ही अपने आप को तैयार करती हूँ, तो आप बहुत पॉजिटिव और सेल्फ लव की फीलिंग में हैं। पर आप उन सारी चीज़ों का विचार करते हैं कि लोग आएंगे, लोग आपको देखेंगे, कहीं किसी ने कैसी कमेंट की, अच्छी कमेंट की तो आपको एक एक्सेप्टेंस मिलेगा,
या एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, पर अगर गलत कमेंट कर दी तो आपको एम्ब्रेस फीलिंग होगी। तो आप कोई भी अपने जीवन के एक्शंस लेते हैं, किस प्रकार से लेते हैं? कोई भी आप डिसीजन लेते हैं, किस प्रकार से लेते हैं? और इन बातों को आप जब गहराई से समझना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा आपके लाइफ के हर एक एक्शन, हर एक कार्य या तो फियर बेस्ड हैं या तो शेम बेस्ड हैं। अब सोचिए कि आपके कर्मा, जो आप एक्शन ले रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, उसकी जड़ों में ही अगर नेगेटिविटी होगी तो उसके परिणाम कैसे मिलेंगे? तो ये फियर बेस्ड इमोशंस या शेम या फिर गिल्ट, ये पैदा कहाँ से होते हैं, कैसे पैदा होते हैं? तो हम बारी बारी हर एक इमोशंस को एक एक वीडियो से समझेंगे। मेरे साथ साथ आपको एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें ये क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछ रही हूँ उसके जवाब ऑथेंटिकली भरने हैं, और आपको हर एक एरिया को बहुत शांति से अपने साथ बैठकर अपने जीवन के हर एक एरिया को ऑब्जर्व भी करना है। तो पहला प्रश्न, पहला इमोशन हम लेते हैं फियर, डर। ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि आपके जीवन में डर किस किस प्रकार से पैदा हो सकता है। अगर आज की परिस्थिति को देखेंगे तो डर तो आज आउटकम है, यानी कि वो फला फूला पेड़ है जो अपने मतलब नए फल को दे रहा है, और उसमें से हजारों बीज निकलते हैं जो नए डर को पैदा करते हैं। तो आज के डर को नहीं देखेंगे, पर डर को देखने के लिए या डर को समझने के लिए, आपके जीवन में उसके प्रभाव को समझने के लिए आपको बचपन की तरफ जाना होगा, अपने चाइल्डहुड की तरफ। तो महसूस करिए बच्चे के रूप में आपने कब कब किस किस परिस्थिति में डर को महसूस किया। आप अपने आप को बचपन में ले जाइए, बचपन के उन घटनाक्रमों को देखें जहाँ पे आपकी उम्र 2 से 5 साल के बीच की हो, या फिर जन्म से कोई मेमोरीज आपके पास हो, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ शेयर किया हुआ हो, या आपके मन में वो कोई बातें अभी तक स्टोर हुई हो। तो ऐसी घटनाओं को रिकॉल करिए और खुद से सवाल पूछना शुरू करिए, क्या आपके माँ बाप का व्यवहार आपके साथ उतना ही प्रेमपूर्ण था? बच्चे के रूप में जो आप डिजर्व करते थे, क्या वो आपको मिला? सवालों को ध्यान में रखिएगा मेरे। बच्चे के रूप में आप जो प्रेम, जो एक्सेप्टेंस, जो वेलकमिंग डिजर्व करते थे, क्या वो आपको मिली? बच्चे होने के नाते क्या आपको वो पैम्परिंग या फिर वो जो जिस भी प्रकार का बचपन डिजर्व करते हैं, जैसे कि मिट्टी में खेलना, दूसरे बच्चों से खेलना या गलतियां करना, वो हर चीज़ों में क्या आपको अप्रिशिएट किया गया? बच्चे होने के नाते 2 से 5 साल की उम्र में आप खुद को देखेंगे, क्या आप फियरलेस थे, यानी कि स्पॉन्टेनियस जो चाइल्ड की क्वालिटी होती है, एक प्लेफुल चाइल्ड की क्वालिटी होती है, क्या आप ऐसे थे? हाजिर जवाबी, या जो कहना है वो कहना, आपकी आंखों में किसी प्रकार का डर था? इतने सवालों को आपको अपने बचपन से ढूंढना है, उनके जवाबों को। इसके बाद आप खुद को 5 से 7 साल की साइकिल में लाएंगे। जब आप 5 से 7 साल के होने लगे, क्या भाई बहनों के बीच में पूरा प्रेम था? क्या समाज या बाहर के लोग या फिर आपके रिलेटिव्स आपको उतना प्यार देते थे, एक्सेप्टेंस देते थे? आपको अपने खुद के लुक के लिए कैसा महसूस होता था, है ना? आपके माँ बाप के व्यवहार को देखें तो आपके लिए वहाँ पे क्या मेमोरीज हैं? क्या माँ बाप आपको पूरा अटेंशन देते थे? क्या आपको पूरी नर्चरिंग और केयर मिली है, उनका लव मिला है? जिस प्रकार से आपको नई बातें सिखानी चाहिए या समझानी चाहिए, क्या माँ बाप ने उतनी पेशेंस या उतना टॉलरेंस मेंटेन किया था? क्या माँ बाप ने कभी आपको पनिश किया था, आप पे हाथ उठाया था? इन सारे सवालों का जवाब आपको लिखना है। जो चाहेंगे अपनी लाइफ को कम्प्लीटली हील करना, तो ये एक्सरसाइज या ये प्रोसेस आपको वाकई ही अपने बचपन को हील करके, अपने उन फियर्स को जो बचपन से आपके करंट लाइफ में आज तक की सिचुएशन में आपके साथ चले आए हैं, उसे हील करने में बहुत हेल्पफुल होगी। और आज तक हम देखें तो क्या कभी हमने बड़े हो जाने के बाद हमारे अंदर वो प्लेफुलनेस, हमारे अंदर वो चार्म, हमारे अंदर वो एक जो बचपन जैसी एनर्जी जो निर्दोष है,
एकदम निर्दोष है, ईश्वर के जैसी है, कोमल है, नाजुक है, वो एनर्जी गायब सी हो गई है। हम मशीन बन चुके हैं। और जैसा हमें ट्रीट किया गया, शायद हम अपने आने वाली जनरेशन को या आप अपने बच्चों को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं ना। आपके लिए अगर पनिशमेंट बचपन में थी तो आपके लिए ये वैलिड होगा कि आप अपने बच्चे को भी पनिश करें, क्योंकि आपको अथॉरिटी वहीं से मिली होती है ना। बच्चों को मारा जा सकता है, बच्चों के ऊपर चिल्लाया जा सकता है। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम देंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। ये बिलीफ सिस्टम्स कहाँ से आती हैं? आपके बचपन से आपके माँ बाप को ऐसे ही ट्रीट किया गया था तो उन्होंने आपको वैसे ही ट्रीट किया, और आपको जैसे ट्रीट किया गया आप अपने आने वाली जनरेशन को या अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करेंगे। तो एक अवेयरनेस, एक सेल्फ हीलिंग, एक सेल्फ लव को पैदा करने के लिए भी आपके बचपन को, आपके अंदर के इस इनर चाइल्ड को हील करना बहुत ज़रूरी है। तो सवालों को और आगे बढ़ाइए। जहाँ से 7 से 14 साल की उम्र में आप प्रोग्रेस करते हैं, आप अब एक बच्चे से एक टीन एज की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपका लॉजिकल ब्रेन डेवलप होना शुरू करता है। समझिएगा, बच्चा 0 ईयर से 7 ईयर तक सिर्फ और सिर्फ मदर के साथ सिंगल यूनिट होता है। यानी कि वो उसके लिए सबसे पहला कनेक्शन उसकी माँ के साथ का, माँ के साथ वो सिंगल यूनिट होता है। उतना ही इन्फ्लुएंस फादर का भी होता है, पर माँ के साथ ज़्यादा फेमिलियर होता है क्योंकि 9 महीना बच्चा माँ के गर्भ में रहा है। तो उसके लिए फर्स्ट रिलेशनशिप मदर है ना। तो माँ के विचार, माँ की फीलिंग्स, माँ की बिलीफ सिस्टम्स बच्चों पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। अब आप बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि बच्चे के पास अपना ब्रेन नहीं है, अपना माइंड नहीं है। 7 साल तक सिर्फ उसका जो क्रिएटिव ब्रेन है, राइट ब्रेन है, वही डेवलप होता है। तर्क वितर्क नहीं कर सकता है बच्चा इन्फ्लुएंस में जिएगा। बच्चा जैसे माँ बोलेगी, जैसे उसको बताया जाएगा वैसे करेगा। पर फिर भी उसे ज़बरदस्ती, जब बच्चा खेलना चाहता है, जब बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस, माँ बाप के कंट्रोल्स उसके अंदर डर को पैदा कर लेते हैं। तो 7 साल तक बच्चा माँ के इन्फ्लुएंस में ही जीता है, माँ के हर इमोशंस को फील करता है, माँ के हर फीलिंग्स को फील करता है, माँ की हर चीज़ों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, माँ के हर विचारों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कभी आपने देखा होगा, एक बच्चा अपने घर से अगर नीचे अपने ग्राउंड में खेलने जा रहा हो और दोस्तों के साथ खेलने जाते समय अचानक माँ को एक थॉट आएगा कि शायद ये कहीं सीढ़ियों से फिसल ना जाए और गिर ना जाए। कुछ ही समय में क्या होता है, बच्चा सीढ़ियाँ उतरते उतरते फिसल जाता है और गिर जाता है। वहाँ माँ महसूस करती है, देखो मेरे इंट्यूशन कितने पावरफुल है, मैं बच्चे के साथ कितनी कनेक्टेड हूँ कि बच्चा गिर गया और मुझे पता चल गया। हकीकत में हुआ ये कि माँ को ये डर लगा कि कहीं बच्चा गिर ना जाए। माँ के वो थॉट्स बच्चे ने पकड़ लिए और बच्चे ने वही चीज़ अप्लाई कर दी सबकॉन्शियसली। बच्चा गिरा पहले या माँ को थॉट पहले आया? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? माँ को थॉट पहले आया, बच्चे ने उसको सबकॉन्शियसली फॉलो कर लिया। इसी प्रकार से बच्चे को भूख लगी होती है तो माँ को इंस्टेंटली पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी होगी। तो यहाँ पे भी देखेंगे, माँ को पहले सेंस हो जाती है मेरे बच्चे को भूख लगेगी, और उस समय पे बच्चे को वाकई ही भूख लगती है, क्योंकि दोनों सिंगल यूनिट हैं। तो इसी प्रकार से जब 7 साल से 14 साल की उम्र में बच्चा आगे बढ़ता है, ग्रोथ करता है, तो बच्चा अब लॉजिकल ब्रेन को डेवलप करना शुरू करता है। यानी कि अब वो फादर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होना शुरू होगा। 7 साल तक माँ के साथ सिंगल यूनिट होता है, अब 7 से 14 साल तक बच्चा फादर के साथ कनेक्ट होना शुरू करेगा। तो फादर की रहन सहन, उनकी हैबिट्स, उनके जो डेली टास्क हैं बच्चे के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे। बच्चा तर्क वितर्क करेगा, बच्चा क्वेश्चनिंग करेगा, और बच्चे के साथ उसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें बदलती भी जाती हैं, जहाँ पे वो अब कॉन्शियस होना शुरू करता है, इंडिपेंडेंट चॉइसेस बनाना शुरू करता है। उसके ब्रेन में काफ़ी सवाल पैदा होते हैं,
और वो जैसे जैसे उसका हार्मोनल चेंजेस होने के कारण उसके शरीर में जो बदलाव आते हैं, धीरे धीरे वो उसके लिए भी अवेयर होना शुरू हो जाएगा। तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से एक शेम भी पैदा होती है। पर इस पीरियड में बच्चा अपनी साथ साथ क्रिएटिविटी के साथ साथ अपने बाहर की दुनिया को भी एक्सप्लोर करता है। 7 साल की एज तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसकी जो क्रिएटिव सेंसेस हैं, यानी कि टच से वो बाहर की दुनिया को फील करेगा, चीज़ों को समझेगा, रंगों को देखेगा, कल्पना ये करेगा। उसके साथ उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी इन्फ्लुएंस करती है। वो सपने देखता है, सपने में डरता भी है। इसके अलावा वो कल्पनाशील होता है क्योंकि उसकी इथरिक बॉडी उसके साथ फिजिकल बॉडी के साथ मर्ज नहीं हुई होती है। यानी कि बच्चा फिजिकल बॉडी कम और सोल बॉडी ज़्यादा होता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों में भगवान बसे होते हैं, क्योंकि उसकी सोल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी, इथरिक बॉडी और एस्ट्रल बॉडी ज़्यादा एक्सप्लोर रहती है। अभी वो कम्प्लीटली फिजिकल बॉडी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। और ऐसे समय में अगर उसके अंदर डर के बीज बो दिए जाए, ये मत करो इससे ये हो जाएगा, ऐसे मत चलो इससे ये हो जाएगा, इतना वो मत करो या ऐसे मत करो या ऐसे मत बैठो या ऐसे मत पहनो, ये सारी चीज़ें जो होती है वो बच्चों के अंदर ब्लॉक्स क्रिएट करती हैं। तो अगर डर को समझें, 7 साल के अंदर बच्चे के डर को अगर समझें तो बच्चा क्रिएटिवली एक्सप्लोर करना चाहता है। पर मदर फादर के लिमिटेशंस, उनके समय की जो प्रतिकूलताएं होती हैं, उनके पास जो ज़्यादा टाइम नहीं होता है शायद, या फिर घर के काम काज में, या फिर मेंटली वो एबनॉर्मलिटी में होते हैं, जैसे उनको अपने ही इमोशंस में वो स्टक होने के कारण बच्चे को वो पूरा अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो वहाँ पे बच्चों के अंदर पैदा होते हैं डर। और किस किस प्रकार से होते हैं? तो वो होता है एक्सपेक्टेशंस। पेरेंट्स के बच्चों के पास एक्सपेक्टेशंस। कैसे एक्सपेक्टेशंस? तो कि ढंग से कैसे जीना है, जो माँ बाप के अधूरे सपने हैं, माँ बाप के अंदर जो अधूरे वुंड्स बचे हुए हैं, वो बच्चों के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं। बच्चा ड्राइंग भी सीखना चाहिए, बच्चा आर्ट भी करना चाहिए, बच्चा म्यूज़िक भी करना चाहिए, बच्चा ये भी करना चाहिए, बच्चा कराटे क्लासेस में भी जाना चाहिए। 3 साल से पहले बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, जबकि 5 साल तक बच्चे की उम्र सिर्फ और सिर्फ घर और फैमिली में आसपास के वातावरण से सीखने की होती है, खिलौनों से खेलने की होती है और हर चीज़ों को एक्सप्लोर करने की होती है, समझने की होती है। तो 3 साल से बच्चों को नर्सरी स्कूल्स में डाल दिया जाता है, प्री स्कूल में डाल दिया जाता है। एक्सपेक्टेशंस माँ बाप के कि बच्चा पिछड़ जाएगा। अगर बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ा, अगर बच्चा कंपटीशन में नहीं गया, अगर बच्चा जो स्कूल में बच्चों के बीच में जो एग्ज़ाम्स होती है या रेस होती है उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो बच्चा पीछे रह जाएगा। ये पीछे रहने का डर किसका होता है? माँ बाप का होता है कि वो खुद के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए हैं, तो वो बच्चों पे इम्प्लांट करते हैं। तो फियर का एक मेन रीज़न है जो है एक्सपेक्टेशंस। फियर का दूसरा मेन रीज़न है प्रेशर, जहाँ पे माँ बाप बच्चों पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। कुछ करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, कुछ सीखोगे तो ही लोगों के बीच में सर्वाइव कर पाओगे। राइम्स बोलना या लिखना या ऐसे करना या वैसे करना, आपको कुछ सबके बीच में कुछ परफॉर्म्स करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि फ्लाइंग किस दो या प्रणाम करो या ये बोलो, बोलो राम राम बोलो। तो ये उनको सिखाने के लिए नहीं होता है, पर दिखाने के लिए होता है। समझिएगा, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये किसी भी हाल में क्रिटिसिज्म नहीं है कि आप ऐसा करते हैं, पर यहाँ पे ज़रूरत है देखने की, हाँ आप ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक डिफरेंट लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। कैसा सेटिस्फेक्शन? तो कि आपके अंदर जो चीज़ आप जीवन में अचीव नहीं कर पाए, जो फेम आप नहीं पाए हैं, जो अप्रिशिएशन या एक्सेप्टेंस आपने नहीं पाया है, आपके बच्चे को जब वो मिलता है तो एज अ पेरेंट्स आप खुश होते हैं, आप प्राउड फील करते हैं। और ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, पर ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत लिमिटेड होता है। ये परमानेंट जॉय या सेटिस्फेक्शन के लेवल पे आपको नहीं ले जाता है। कंपल्सरी बच्चे को कुछ करना ही पड़ेगा, तब जाके पेरेंट्स खुश होते हैं, तब जाके वो सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। तो दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट है फियर को क्रिएट करने वाला, वो है प्रेशर।
तीसरा है प्लीजिंग एटीट्यूड में कंपलसरी बच्चों को डाला जाता है। डर का रीज़न है प्लीजिंग एटीट्यूड। अगर समझ लीजिए कि बच्चे ने कुछ परफॉर्म कर दिया तो माँ बाप ने बच्चों के दिमाग में डाला हुआ है, बेटा आप ये करोगे तो मैं आपको एक चॉकलेट दिलाऊंगी, या फिर आप ऐसे बोलोगे या आप ऐसे करोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ से इम्प्लांट हो जाता है प्लीजिंग एटीट्यूड, यानी कि बच्चे के दिमाग में सबसे पहले एक थॉट जाता है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा या मैं कुछ करूंगा तो ही माँ मुझे प्यार करेगी, मुझे तो ही स्वीकार किया जाएगा, यानी कि मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो वो प्लीजिंग एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप हो जाता है। अगर वो प्लीज़ नहीं करेगा तो उसे वो प्यार नहीं मिलेगा जो वो डिज़र्व करता है। यानी कि बच्चा आप ये करोगे तो चॉकलेट मिलेगी, पर आप नहीं करोगे तो भी चॉकलेट मिलेगी, डोंट वरी बिकॉज आई लव यू। तो ये तीसरा जो रीज़न है फियर का बच्चे के अंदर पैदा होने का, कि अगर मैंने माँ को खुश नहीं किया या अगर मैंने अपने पापा को खुश नहीं किया तो शायद वो मुझे प्यार नहीं करेंगे। और प्यार का मतलब है कोई चीज़ मिलना। माँ बाप बच्चे के दिमाग में डालते हैं कि हमारा प्यार यानी वो चीज़, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ पहला कदम, इस दुनिया में मटीरियली ग्रीडी होने का पहला कदम, कि प्यार का मतलब, प्यार की डेफिनेशन चॉकलेट, टॉफ़ी या मनपसंद चीज़ या कार्टून मूवी। तो ये चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एटीट्यूड, प्लीजिंग एटीट्यूड भी एक डर को पैदा करता है। अगर मैंने प्लीज़ नहीं किया तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी। बिलीफ सिस्टम क्या बनती है यहाँ पे, मुझे अगर किसी का प्यार पाना होगा तो मुझे उनको खुश करना पड़ेगा। मुझे अगर किसी का प्यार पाना होगा या किसी का स्वीकार, एक्सेप्टेंस पाना होगा तो मुझे उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, उनको कुछ देना पड़ेगा। अब बच्चे के पास क्या होता है, बच्चे के पास उसका इनर हार्ट होता है, बच्चे के पास अपनी प्लेफुलनेस होती है, बच्चे के पास अपना जॉय होता है, पर वो पेरेंट्स का प्यार पाने के लिए या अटेंशन पाने के लिए अपनी उन चीज़ों का सेक्रीफाइस करना शुरू कर देता है। अब वो चीज़ करता है जो पेरेंट्स चाहते हैं, ना कि वो चीज़ करता है जो वो चाहता है। यहाँ से शुरू होती है आपकी फियर की जर्नी। इसके भी इसके साथ भी और ज़्यादा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे समझते हैं। तो समझिएगा 7 से 14 साल की उम्र में अब बच्चे के पास लॉजिकल ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चा अब लॉजिकली सोचता है, अब उसके पास तर्क हैं। तो इस समय पे उसके साथ फियर तो ऑलरेडी है, साथ साथ में शेम भी क्रिएट होना शुरू हो जाता है। शेम कैसे पैदा होता है, तो कि शेम अपनी पर्सनालिटी को लेकर, जैसे वो जैसा दिख रहा है, जैसे परफॉर्म कर रहा है, जैसे कुछ काम कर रहा है। इसको एक एग्जांपल से जानते हैं। एक छोटी सी बच्ची है जिसके अंदर बहुत चंचलता है और उसे हल्के से म्यूज़िक पे भी डांस करना पसंद है। वो हर दिन में पूरे दिन वो नाचती रहती है, कूदती रहती है। अचानक से एक दिन उसे इतने ज़ोर से डांटा गया, क्या तुम ठीक से नहीं बैठ सकते हो? ये क्या पागलों की तरह पूरे दिन नाचते रहते हो? वो बच्ची ऊंची आवाज़ पे सहम जाती है और उसे समझ में आता है कि ये जो मेरे अंदर एनर्जी का फ्लो है, मुझे जो ये, उसे खुद कॉन्शियसली ये नहीं पता है कि एनर्जी का फ्लो है जो उसके हाथ पैर में चंचलता ला रहा है या वो नाच रही है, कूद रही है। और उसे लगता है कि मैंने क्या गलत कर दिया, ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या गलत कर दिया। और इस थॉट के साथ धीरे 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 उसकी चंचलता कम हो जाती है। अब वो जब भी अंदर से मन करेगा, कोई म्यूज़िक बज रहा है या नाचने का मन कर रहा है या कूदने का मन कर रहा है, उसे लगेगा मैं वियर्ड दिखती हूँ, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मैं कैसी दिखूँगी। वो अपने इमोशंस के साथ डिस्कनेक्टेड फील करती है, यानी कि अब डिसफंक्शनल होना शुरू हो जाती हैं। अब वो अपने अंदर की इमोशंस को नहीं सुनती हैं और वो ये देखती हैं कि बाहर किसको क्या पसंद है। अगर मैं नाचूंगी, अगर मैं कूदूंगी, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा या मुझे डांटा जाएगा। तो डांट के साथ डर आया और डर के साथ शेम भी आया कि शायद मैं नाच रही हूँ, मैं हाथ पैर हिला रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, ओह मैं अगली हूँ, मुझे पसंद नहीं किया जा रहा है। साथ में शेम जुड़ गया। इसी प्रकार से अगर एक और एग्जाम्पल से हम समझें तो कि एक बच्चा है जो अभी 9 साल का हुआ है। 9 साल का ये बच्चा, उसे कुछ नहीं पता है कि सही क्या है, गलत क्या है।
और सीधा जैसे ही बाहर से आता है अपनी मम्मी को ज़ोरों से हग कर देता है। इतने ज़ोर से कस के वो हग करता है, उसे ज़ोर से मम्मी अलग करती है और बोलती है पागलपन मत कर, अभी तो बड़ा हो गया। ये स्टेटमेंट उसके कान में जाता है, उसे लगता है कि मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने क्या गलत कर दिया। जैसे छोटा था जब माँ को हक करता था, आज 9 साल का हो गया, उसे ये नहीं पता है कि बीच में क्या डिफरेंसेस आए हैं, पर वो तो उतने ही प्रेम से मम्मी को हक करता है और फिर मम्मी एज अ फीमेल अपने मेल चाइल्ड को अपने से अलग कर देती है, क्योंकि मम्मी ज़्यादा कॉन्शियस है मेल पर्सनालिटी के लिए। और उस बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि फीमेल पर्सनालिटी से अब दूर रहो, मैंने कुछ गलत कर दिया। अपने वो अंदर उभरते इमोशंस, अपने प्यार के इमोशंस जो माँ के प्रति है, यानी कि फर्स्ट फेमिनाइन फिगर के प्रति है, वहाँ से वो खुद को कट ऑफ कर देता है। सबसे पहला यहाँ पे डर आ गया कि मैं अब अपने एक्सप्रेशंस को शो नहीं कर पाऊँगा, मम्मी शायद बदल गई है या फिर मैंने कुछ गलत कर दिया। तो वहाँ पे शेम भी आ गया, मैंने क्या गलत कर दिया। और इसी चीज़ को अगर तीसरे एग्जाम्पल से हम समझें तो एक बच्ची है जो कम से कम 12 साल की है, उसने एक बढ़िया सी फ्रॉक पहनी है, उसे बहुत पसंद है, पर वो फ्रॉक थोड़ी सी छोटी हो गई है, घुटनों से ऊपर है। अब किसी फंक्शन में जाती है और वहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी मिल जाते हैं, और वो बड़े बुजुर्ग अचानक से उस बच्ची को मिलते हैं और बोलते हैं, मम्मी पापा साथ में ही होते हैं, पर बोलते हैं ये क्या तुमने पहना हुआ है, अब तुम बड़ी हो गई, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि इतनी छोटी तुमने फ्रॉक पहन रखी है, थोड़े लंबे कपड़े पहनाया करो अपनी बच्ची को। इस बच्ची के दिमाग में आता है कि क्या गलत कर दिया, क्या गलत हो गया, ये फ्रॉक तो मुझे बहुत पसंद है, क्या मैं अगली दिखती हूँ, क्या मैं गंदी दिख रही हूँ। यानी कि आपको मजबूर किया जाता है लोगों के ओपिनियन से जीने के लिए। आपके जीवन में डर का कारण अब आपके पास वो फ्रीडम और स्पेस नहीं है। आप कैसे भी परफॉर्म करो, आप कैसे भी क्रिएटिविटी को शो करो, आप कैसे भी बोलो, आप कैसे भी नाचो, आप कैसे भी कूदो, आप कैसे भी कपड़े पहनो, पर आपको वो फ्रीडम और स्पेस नहीं मिलती है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ। यानी कि अब हर तरफ लोगों के जजमेंट आपके लिए अवेलेबल होते हैं। अब आप अपने आप को अपनी मर्जी से नहीं देखते हो, अपने कपड़े अपनी मर्जी से नहीं पहनते हो। लोग आपको क्या क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपको क्या ओपिनियन देंगे, आपके लिए क्या सोचा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका व्यवहार शुरू होता है। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट है ओपिनियंस, जहाँ पे डर का सोर्स है। तो देखेंगे डर किस किस रूप से पैदा होता है। हर एक प्रकार के डर आपके अंदर आपके जीवन में 0 to 7 ईयर की साइकिल और 7 to 14 ईयर की साइकिल में डाले जाते हैं। जब आप 14 साल के टीन एज में पहुंचते हैं, 14 साल के होते हैं, तब तक आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी यानी कि आपका लॉजिकल ब्रेन डेवलप हो चुका है, पर फिर भी अभी भी आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी में कन्वर्ट नहीं हुए, पर इंडिविजुअलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आपकी पर्टिकुलर अपनी चॉइस है, आपके अपने इमोशंस हैं, आप मदर से अलग खुद अनुभव कर सकते हैं। यानी कि मदर के साथ जो सिंगल यूनिट थे अब वो नहीं रहते, आपका अपना ब्रेन यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट टीन एजर के रूप में आप जब परिवर्तित होते हैं, तब तक आपके अंदर फैमिली, सोसाइटी या सराउंडिंग्स या आपके एजुकेशनल सिस्टम से जो भी फियर्स डाले जाते हैं, जो भी शेम आपके अंदर पैदा किए जाते हैं, वो आप अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुके हैं। अब यहाँ से तीसरी साइकिल जब आपकी शुरू होती है, वो है 14 साल से 21 साल की। किसी भी एक व्यक्ति को कंप्लीट एडल्ट पर्सनालिटी में कन्वर्ट होते हुए 3 साइकिल से गुजरना है। तो 14 से 21 साल की साइकिल आपकी टीन एज से यंग एडल्ट में कन्वर्ट होने की होती है, और इसी समय पे अब आपकी परीक्षा आती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी दुनिया अब माँ बाप और घर से बढ़कर दोस्त और बाहर की हो जाती है। अब आपके अंदर जो बीज बोए गए हैं उसको फलने का समय आ चुका है। तो आप दोस्तों के बीच में भी आप उसी प्रकार से पेश आते हैं जहाँ पे आपके अंदर जो बीज डाले हुए हैं, यानी कि वो डर होंगे अगर दोस्तों की चीज़ें कॉपी नहीं की या उनके साथ रहना होगा या एक ग्रुप में चलना होगा, तो उनकी मन मर्जी के मुताबिक हमको करना होगा, इन्फ्लुएंस में जाना होगा।
इसका एग्जाम्पल अगर देते हैं कि कुछ अगर दोस्त हैं जो आउट वे पे चले जा चुके हैं, जो समझ लीजिए कि एक पर्सन है स्मोक कर रहा है, एक बच्चा है जो स्मोक कर रहा है या गालियाँ बोल रहा है, तो उसके साथ जुड़े हुए 2-3 लोग भी यही फील करेंगे कि अगर इससे दोस्ती रखनी है तो हमें भी वो स्मोक करना होगा या हमें भी वो गालियाँ बोलनी होगी या उसी प्रकार से खेलना कूदना या बिहेव करना होगा। रीज़न बचपन में डाला गया है कि अगर आपको किसी का प्यार चाहिए, अगर आपको किसी का साथ चाहिए तो आपको कुछ देना होगा। तो यहाँ पे आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? अपनी ओन क्वालिटीज़ को। इसी प्रकार से और भी कितने एग्जाम्पल्स होंगे जहाँ पे आप एक टीनेज से यंग एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आप इंडिविजुअलिटी की तरफ जा रहे हैं और एक इंडिविजुअल बीइंग में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। तो समय जाते जब देखेंगे कि जब आप बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप बाहर गुजारना पसंद करते हैं या लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने नए नए एक्सपीरियंसेस के साथ गुजारना पसंद करते हैं। गर्ल चाइल्ड होते हैं तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। गर्ल चाइल्ड को हमेशा ये दिखाया गया होता है या ये समझाया गया होता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आप वैसे नहीं कर सकते हो, इतने बजे के बाद आप घर से नहीं जा सकते हो या इतने समय के बाद या इतने इन लोगों से आप नहीं बोल सकते हो। समझिएगा यहाँ पे एक टीन एक यंग एडल्ट में या इंडिविजुअल पर्सनालिटी में कन्वर्ट होने जा रहा है। अब वो अपनी सेक्सुअलिटी को भी एक्सप्लोर करेगा। तो जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे के रूप में 2 साल 3 साल 4 साल के बचपन में आपने देखा होगा कि आप बच्चे के रूप में घर घर खेलते हैं, हस्बैंड वाइफ के गेम्स भी खेलते हैं और कई बार ऐसे छोटे बच्चों को देखा होगा अपने सेक्सुअल पार्ट्स को भी वो टच करते हैं और उस समय पे उनको पनिश किया जाता है कि छी ये गंदा है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। उस समय पे पहला एक थॉट सेक्सुअलिटी के लिए बच्चों के दिमाग में डाल दिया जाता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। अब जब ये यंग एडल्ट के रूप में कन्वर्ट होते जा रहे हैं तो अब इनके जीवन में हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, तो उनके अंदर प्रेम की भावनाएं भी पनपती हैं और ये नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना भी चाहते हैं, नए अनुभव लेना चाहते हैं, ये आसमान में उड़ना चाहते हैं, अपनी कल्पना की दुनियाओं में जीना चाहते हैं। अब ये कल्पना से भी बाहर निकलकर अपनी जो कल्पना शक्ति है उसी को रियल लाइफ समझना चाहते हैं। तो यहाँ से बच्चों के ऊपर जो रोक टोक लगाई जाती है या जो उनको बंधनों में बांधा जाता है वो आउट ऑफ फियर होता है। एक होता है वैल्यूज़, यानी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को वैल्यूज़ ट्रांसफॉर्म करें, और एक होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को फियर ट्रांसफ़र करें। अगर बच्चों को फियर ट्रांसफ़र किया जाता है तो देखिए इसका असर क्या होता है। थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एक बच्चा है जो अभी 16 साल का हुआ है, उसके हार्मोन्स काफ़ी डेवलप भी हो चुके हैं, उसके शारीरिक चेंजेस भी आने लगे हैं। अब वो अपने लुक को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुका है, तो उसे किसी भी फंक्शन में जाना इतना पसंद नहीं होता है क्योंकि वो अब उस माहौल के अकॉर्डिंग खुद को ढालने में सक्षम नहीं है। लोगों के ओपिनियंस और अपनी फीलिंग्स दोनों को मैच होता हुआ नहीं पाता है। उसके अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है कि जैसे अब बदलाव उसके लिए बहुत फास्ट हो चुके हैं। इस माहौल में वो खुद को समझे या लोगों के ओपिनियन को समझेगा। तो ऐसे बच्चे अपने दोस्तों के साथ घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं पर फंक्शन अटेंड करना नहीं चाहते हैं, या माँ बाप को कहते हैं कि आप चले जाओ, हम आपके साथ नहीं आएंगे, हमें नहीं पसंद है, हम घर पे ही रहेंगे। रीज़न क्या होता है? जिस सोसाइटी में वो जाते हैं वहाँ की बातें उनको मैच नहीं करती हैं, उनके ओपिनियन उनको शेम और गिल्ट फील करवाते हैं, उनकी नज़र में जो एक एक्सेप्टेंस चाहिए होता है वो पाते नहीं हैं। बच्चों को हर जगह पे प्रेम और एक्सेप्टेंस चाहिए, चाहे वो टीन एज में हो, चाहे वो यंग एडल्ट के रूप में हो, चाहे आज आप जिस पर्सन के रूप में हो। आप महसूस करिएगा जिस भी फंक्शन में आप जाएंगे जहाँ पे 50 लोग होंगे, अगर वहाँ पे आपको वो अटेंशन या वो एक्सेप्टेंस नहीं मिला, आप उस फंक्शन में 2 घंटे से ज़्यादा रुकना हो तो आप रुक नहीं पाएंगे। पर आपको बहुत वेलकमिंग मिली, बहुत प्यार मिला तो मन करेगा कि मैं शायद ज़्यादा समय यहाँ रुक जाऊँ। तो उन बच्चों का क्या हाल होता होगा कि जो अभी खुद को ही नहीं समझ पाए, वो डेवलप हो रहे हैं और उनको ऐसे माहौल में ले जाया जाता है जहाँ पे सिर्फ क्रिटिसिज्म और जजमेंट है।
लोगों की आंखों में उनके विकास, अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया, अरे वाह तेरी तो मूछें भी निकल आई, अरे वाह तेरी स्किन पे तो कितने पिंपल्स हो गए, या तेरे हेयर कैसे हो गए, तेरी हाइट तो इतनी बढ़ गई। कितने जजमेंट्स होते हैं, कितना क्रिटिसिज्म होता है। अब इन बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि ऐसे बातों का वो क्या रिप्लाई करे, क्या जवाब दे, इसलिए वो टालते हैं कि नहीं जाए। तो यहाँ पे एक 5वां फियर जनरेट होता है, फियर ऑफ जजमेंट। कितने फियर हमने देखे, एक तो होता है एक्सपेक्टेशंस का, प्रेशर का, या फिर अबेंडनमेंट का यानी कि प्लीजिंग एटीट्यूड का, जजमेंट का फियर। ये हर प्रकार के फियर आपके लाइफ में पनपते जाते हैं, और एक समय जब आता है कि जब आपके अंदर सेक्सुअलिटी के रिलेटेड भी एक नेगेटिव बिलीफ पाल रखी हैं, पहली बार आप किसी व्यक्ति से रिलेशनशिप में आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, उस रिलेशन को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पर आपके अंदर बैठा हुआ गिल्ट हमेशा आपको एक ही रियलाइज करवाता जाएगा, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। चाहे आप कितने ऑथेंटिकली अपने उस फर्स्ट लव अफेयर के या अपने उस पार्टनर के साथ बैठे हो, चाहे इंटीमेट हो रहे हो या चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप सिंपली हाथ पकड़ के भी बैठे हो, पर आपके अंदर की एक सेंस आपको हमेशा बताएगी आप कुछ गलत कर रहे हो। तो ये फियर ऑफ समथिंग रॉन्ग। एक और फियर यहाँ पे है, आप कुछ गलत कर रहे हैं। अपने पूरे जीवन को ऑब्जर्व करिए, और इसके बाद आपको समझ लीजिए, हो सकता है कि आपका लव रिलेशनशिप यहाँ पे कामयाब हो जाता है और आप एक रिश्ते में बन जाते हैं, या फिर वहाँ से आप अलग हो जाते हैं और आप अपने पेरेंट्स के बताए हुए रिश्ते में बन जाते हैं और आपका जीवन शुरू हो जाता है। तो 21 साल के बाद या 20 साल के बाद आप एक कंप्लीट एडल्ट के रूप में कन्वर्ट होते हैं, जहाँ पे आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं। आपके अंदर कितनी सब पर्सनालिटीज डेवलप हो चुकी हैं सोचिएगा। प्रेशराइज सेल्फ, फियरफुल सेल्फ, एंग्री सेल्फ, अबेंडेंट सेल्फ, निग्लेक्टेड सेल्फ, रिजेक्टेड सेल्फ, जजमेंटल सेल्फ, यानी कि आपके अंदर जितने प्रकार के फियर बैठे हुए हैं उतनी सारी आपकी सब पर्सनालिटीज हैं। और अब आप जीवन शुरू करते हैं, आपको उस जीवन में, उस संसार में डाल दिया जाता है उसका जिसका चित्र आपने बहुत भयंकर देखा हुआ है। अब इस जीवन को कैसे निर्माण करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ कैसे जिएंगे, आपके इन लॉज के साथ कैसे जिएंगे, या आप अपने जीवन के खुशियों के अनुभवों को कैसे पाएंगे जब आपके बेस में ही इतने सारे फियर, इतने सारे शेम, इतने सारे क्रिटिसिज्म या जजमेंट भरे पड़े हो। आप इससे कभी फ्री ही नहीं हो पाएंगी। तो ये 8वां पार्ट जो है हमारा आज इस सीरीज का, वो आपके अंदर के उन फियर और उन शेम को पहचानने का है। अपने बचपन के सारे अनुभवों को, जैसे मैंने बताया कि आप 0 से 2 ईयर की साइकिल को देखना शुरू करें, 2 से 5 ईयर की साइकिल, 5 से 7 ईयर की, ये फर्स्ट साइकिल आपकी जो 7 साल की है, उसके अंदर कितने शेम है, कितने गिल्ट हैं या कितने फियर्स हैं, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ क्या क्या कैसे कैसे ट्रीट किया, कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे आप मोल्ड हो चुके हैं। तो उन सारी सिचुएशंस को रिकॉल करना शुरू करिए, उसके पॉइंट्स बनाइए। इसको क्या करना है ये मैं बाद में बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, पर पहले आपको उनके पॉइंट्स बनाने हैं। सेकेंड साइकिल आपकी 7 ईयर से 14 ईयर की, तो इन सेकेंड साइकिल में, इन 7 सालों में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं। जब आप बाहर की दुनिया को अनुभव करना शुरू करते हैं, स्कूल जाते हैं, दोस्तों को बनाते हैं, या किसी सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आते हैं, या परिवार के लोगों के ही जजमेंटल फॉर्म्स में आप जीते हैं, क्या आपको प्रॉपर नर्चरिंग, केयर, अटेंशन मिला है? तो ये सेकंड साइकिल को आपको ऑब्जर्व करना है। इसके बाद आपकी थर्ड साइकिल आती है 14 साल से 21 साल की साइकिल, जहाँ पे आप वेरी फर्स्ट टाइम बाहर की दुनिया को सेंस करना शुरू करते हैं, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को अनुभव करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे कंप्लीट इंडिविजुअल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लोगों के इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कैसे रहे, आपके पेरेंट्स के साथ के आपके रिश्ते कैसे रहे, व्यवहार, हर एक चीज़ों को आपको बारीकी से नोट डाउन करना है। और जब आप ये कर लें, तब इसके बाद की जो सीरीज़ आएगी 9th पार्ट, उसको आप स्टडी करेंगे कि इनके साथ अब आपको क्या करना है। एक चीज़ अनुभव कर लीजिए, एक चीज़ समझ लीजिए जितने अच्छे से समझ सकते हैं।
आपकी जो भी आज है, आप आज जो भी अनुभव करते हैं, जो भी दुख, जो भी इमोशंस, उसके पीछे आपके डर और शेम है। अगर ये डर और शेम को आपने देख लिया, जो कि डर भी गिल्ट है और शेम भी गिल्ट है, आपका गुस्सा भी गिल्ट है, यानी कि गुस्सा भी फियर है और फियर के नीचे गिल्ट है। हर एक इमोशंस को आप देखेंगे, आपके फियर, आपके शेम, आपके एंगर, हर एक चीज़ों के नीचे गिल्ट बैठा हुआ है। तो आपके डर और शेम को अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया, इसको पहचान लिया, तो उसे निकाल पाना आपके लिए आसान होगा। कई सारे सवाल आते हैं कि इन इमोशंस को कैसे पहचानें, कैसे उसको डील करें, कैसे उसको रिलीज़ करें। किसी भी इमोशंस को डील करने से पहले या उसको रिलीज़ करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये इमोशंस क्या हैं और वो पैदा कैसे हुए हैं। तो इसके बाद की जो नेक्स्ट सीरीज़ है, उसमें मैं इन इमोशंस के साथ आपको क्या प्रैक्टिस करनी है और कैसे उसको रिलीज़ करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। सो धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए सोल जर्नी सतयुगा में।